बच्चों, आप सब 4th क्लास में पास होकर अब कौन सी क्लास में आ गए हैं? 5th क्लास में। 5th क्लास की हिंदी की बुक चेंज हो गई है अब आप लोगों की। आप लोग है ना अपनी बुक खोल के देखेंगे तो आपको कुछ नया मटेरियल मिलेगा। अब हम आपको हिंदी का पार्ट 1 पढ़ाएंगे। पहले इसकी रीडिंग करवाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बताएंगे। पार्ट 1 ये है राख की रस्सी। रस्सी तो सबने देखी है, देखिए ना आप लोगों ने सारे बच्चे। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है राख की रस्सी। किसी ने भी नहीं देखी होगी राख की रस्सी, किसी ने देखी है क्या? अपन लोगों ने देखी है नायलॉन की रस्सी, ऐसी नारियल के जूट की रस्सी, लेकिन राख की रस्सी किसी ने भी नहीं देखी होगी। अब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा क्या है राख की रस्सी। सब रेडी हैं? चलिए हम आपको इसका रीडिंग करके इसको समझा देते हैं आप लोगों को। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। सबको आज अपना भारत है ना, ऐसे एक देश है तिब्बत। तिब्बत है, भूटान है, नेपाल इस टाइप के। तो तिब्बत है ना, वहाँ के 32वें राजा थे। तो वो क्या बड़े चालाक थे और बहुत हाजिर जवाब, मतलब कोई ना उनसे जरा सा भी क्वेश्चन क्या फट से जवाब देने वाले थे वो। और उनके ये चर्चे कहाँ था, दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। सब डरते थे उनसे कि अरे इतने हाजिर जवाब हैं, इतने समझदार हैं, ये इनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो कोई उनके सामने टिक ही नहीं पाता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। क्या था? उनका एक बेटा था, वो अब बड़ा हो गया तो उन्हें चिंता सताने लगी कि मेरा बड़ा बेटा होगा राजा। ऐसे होता ना कि राजा का बेटा फिर राजा बनता है। तो वो बड़ा सीधा साधा था, तो उनको बहुत चिंता होने लगी थी उसकी। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपुगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। सब पेरेंट्स को रहती है ना ऐसी फिक्र, अपने बच्चों की रहती है कि हम अभी तो कर रहे हैं इनका, बाद में हमारे बाद इनका क्या होगा। तो ऐसे इस राजा को भी अपने बेटे की बहुत चिंता थी कि बड़ा सीधा सा बच्चा है मेरा, इसको कोई भी बेवकूफ बना के चले जाता है, और अगर मेरे बाद इसमें होशियारी नहीं आई तो कैसे रहेगा। ये सब चिंताएं उनको सताने लगी बहुत ज्यादा कि इसका कैसे काम चलेगा मेरे बाद। तो अब उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा उसको कि इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं अपन बच्चे को, तो उन्होंने उसके लिए क्वेश्चन वगैरह करने लगे उससे। अब उन्होंने एक उसका इम्तहान लिया। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा। भेड़ देखी आप लोगों ने, बकरी की तरह होती है भेड़े, जिसका अपन है ना ऊन बनाते हैं, वो भेड़े। तो उन्होंने राजा ने अपने बच्चे को कहा कि ये तुम है ना 100 भेड़े लेके जाओ। कहाँ पर? शहर में जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। शर्त भी रख दी उन्होंने कि ये 100 भेड़ लेके आप जाओ शहर में, और इन्हें ना मारना ना इन्हें बेचना, इन्हें वापस लाना। 100 की 100 ही पूरी भेड़े वापस लाना, और साथ में क्या लेके आना, 100 जौ के बोरे, जैसे गेहूं होता है ना ऐसी जो होती है। तो उन्होंने शर्त रखी कि ना इन भेड़ों को मारना, ना इनको बेचना, ना इनको कुछ भी मत करना। अब पैसे उसके पास में एक भी नहीं, लेकिन जब तुम शाम को लौट कर आओ अपने घर में तो तुम्हारे साथ में क्या होना चाहिए, भेड़ों के साथ में 100 जौ के बोरे होने चाहिए, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। अब उनका जाओ, अब इसके साथ तुम्हें जो करना है करो, लेकिन शाम को जब आओ तो सब चीजें साथ में होनी चाहिए। लोनपुरा का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे एक तरफ बैठ गया। वो यही सोच रहा है कि आखिर मेरे को पापा ने दे तो दी, ना मैं भेड़ बेचूं ना इनको कुछ करूं, पैसे मुझे एक भी नहीं दिए, और ये साथ में और कह गए कि मुझे 100 जौ के बोरे लेके लौटना है, मैं कैसे लेके लौटूंगा। यही सोचते सोचते वह एक सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था, बहुत दुखी हो गया वो कि अरे मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा। तभी है ना एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। एक लड़की थी, वो उसके पास आ गई।
उसने उसको देखा तो उससे बोलने लगी, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्वेश्चन करा उसने उससे। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल के सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। अब उसने ना बेटे ने बताया कि मुझे पापा ने ऐसा भेजा है और मुझे ना 100 भेड़े लेके भेजिए और मुझसे कहा है कि इसको ना बेचना ना इनको मारना, लेकिन ना मुझे पैसे दिए इन्होंने, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है कि आप जब शाम को घर लौटो तो 100 जौ के बोरे साथ में होना चाहिए। अब बताओ मैं कैसे 100 बोरे लेके जाऊंगा? ये उसने किससे कहा? उस लड़की को बताया। इतना इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? लड़की ने क्या कहा, इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? मैं इसका हल निकाल देती हूँ, बड़ी इंटेलिजेंट थी वो। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के क्या कर दिए, भेड़ों के बाल उतरवा दिए। पता है ना आप लोगों को कि भेड़ कैसी होती है, जिसके ऊपर खूब सारे बाल होते हैं तो उसको उतार के बिक जाते हैं वो, तो उसका ऊन बन जाता है। तो उसने क्या करा, उन भेड़ से पूरे बाल उतरवा लिए और उनको मार्केट में बेच दिया, बाजार में ले जाके। तो ना भेड़ मरी भी नहीं और पैसे भी आ गए उसके पास। अब उसके पास में इतने पैसे आ गए कि उसने उन पैसों से 100 जौ के बोरे खरीद लिए और खरीद के उसे घर वापस भेज दिया। किसको? लड़के को। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश हो जाएंगे। आज हम आपसे कुछ काम करने के लिए बोलते हैं और अगर आप लोग काम कर लेते हो तो फिर कितना खुश होते हैं ना कि मैम ने हमें ये काम दिया था और हमारा काम हो गया, अब तो मैम हमें शाबाशी देंगी, ऐसा लगता है ना। ऐसे ही उनके बेटे को लगा, लोनपोगार के बेटे को, कि ना मैंने ना पापा के अकॉर्डिंग सारा काम कर लिया, ना भेड़े मारी ना बेची, फिर भी मैंने पैसे कमा के क्या लेकर आ रहा हूँ मैं, 100 जौ के बोरे। बड़ा खुश था वो रास्ते भर कि अब मैं पापा को बताऊंगा तो पापा बड़े खुश होंगे। मगर उसकी आप भी थी पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब बच्चा घर आया वो, तो उसने अपने पापा को बताया, राजा जी को, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और मैंने ऐसा ऐसा करके ये 100 बोरे जो लेकर आया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पे और उसको इग्नोर कर दिया और कहाँ चले गए, दूसरे कमरे में उठ के बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, अब उन्होंने दूसरे दिन फिर वही एक उसका इम्तिहान लिया, परीक्षा ली उसकी। उससे ये कहा कि पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। तुमने सारी भेड़ों को क्या कर दिया, बिल्कुल गंजा कर दिया, तुमने उनके बाल बेच दिए ये इस टाइप से। तो उन्होंने कहा कि मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा ये तुमने जो उसके भेड़ के बाल उतार दिए और बेच दिए। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ फिर जो के 100 बोरे लेके आना। क्या कहा उन्होंने कि अब तुम फिर से जाओ और फिर से ना वही वाली भेड़ लेके जाओ और अब इनको है ना बिल्कुल भी मारना। अब तो देखो आपको पता ही, जब उन्होंने उसकी भेड़ों के बाल उतार दिए तब उनके पास कुछ बचे नहीं। उन्होंने सोचा राजा जी ने कि अब ये क्या करेगा, तो भैया और फिर साथ में उसने कहा कि अब फिर से 100 बोरे जो के लेके आना साथ में, और अब ऐसा कुछ काम मत करना। अब लड़का फिर चला भैया वो भेड़ों को लेके और वापस शहर में आ गया। फिर वो शहर में आके यही सोचने लगा कि अब मेरे पास पैसे तो है नहीं। फिर पापा ने मुझसे कहा है कि 100 बोरे लेके आना है जो कि तुम्हें अब कैसे लेके जाऊं। फिर ऐसे ही हुआ, वो लड़की फिर उसके सामने आ गई। उसने फिर उसकी उसे अपनी मुश्किल बताई, किसको? लड़की को, कि मुझे पापा ने फिर से ऐसा कह दिया है और है ना अब तो मेरे पास ये भेड़ आई है तो इस भेड़ के पूरे बाल तो अपन निकाल के बेच दिए, अब क्या करेंगे अपन कि 100 बोरे जो के फिर खरीद लूं मैं। तो लड़की ने सोचा सोचा, उसने कहा कि लाओ एक तरीका और है। उसने भेड़ों के सींग काट लिया, उसके बाद सींग काट के और उन्हें बेच दिया। क्या होता है सींग से, क्या बनती है, बटन वगैरह जो अपन लोग लगाते हैं ना, ये बटन वगैरह बनते हैं। तो लड़की ने क्या करा, उन पूरी 100 भेड़ों के सींग काट दिए और काट कर उनको बेच दिया। और बेचने के बाद उनसे क्या करा, पैसे मिले ना तो उससे 100 बोरे जो के खरीद लिए और उसको बेटे के साथ रवाना करके कहा कि अब तुम घर जाओ। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश हुआ। उसने कहा आज तो पापा बहुत खुश हो जाएंगे कि आज तो मैंने इसके बाल भी नहीं काटे, ये भी नहीं किया, उसके बाद भी फिर मैंने 100 बोरे जौ के ले आए हैं तो पापा फिर से खुश हो जाएंगे। उसने फिर से पूरी कहानी सुना दी।
कि ऐसे ऐसे लड़की आई थी और ऐसे ऐसे उसने मेरे साथ ऐसा किया और हमने उसके सींग काटे और हमने काट के है ना पैसे कमाए और कमाने के बाद हम 100 बोरे हैं जो के ले आए। सुनकर लूनफुकार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की लस्सी बना कर दे। अब उन्होंने कहा, लड़की तो बड़ी शातिर है, बड़ी चालाक है, इसको कुछ ऐसा काम दिया जाए जिससे ये लड़की ना कर सके। तो उन्होंने कहा कि अब एक काम सुनो, अब बेटा उस लड़की के पास जाओ और उससे ये बात कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। राख की रस्सी किसी ने देखी है कि आप लोगों में से किसी ने भी नहीं देखी है। वही काम अब राजा ने सौंपा कि राख की रस्सी तो भैया किसी ने भी नहीं देखी, मगर राख की रस्सी कैसे बनाएगी। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश जो था वो दोहरा दिया, क्या कि पापा ने आज ऐसा कहा है कि आज तो मुझे कुछ भी नहीं भेजा, कुछ भी नहीं दिया, और मुझसे कहा है कि उस लड़की से ये कहना कि हमें एक 9 हाथ की राख की रस्सी बनाकर दे। लड़की ने सब कुछ सुना। फिर उसने लड़की ने कहा कि चलो मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं एक शर्त रख रही हूँ, वो अपने पापा से, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। शर्त क्या रखी उसने कि मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन वो राख की रस्सी को तुम्हारे पापा को जो राजा जी हैं उनको पहनना जरूर पड़ेगा। लोन भगवान ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, पहनने की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है नहीं, आप लोगों ने देखी है क्या राख की रस्सी? किसी ने नहीं देखी। अब वो भी यही कहने लगा, लड़का इतना बड़ा तो था ही वो कि उसने कभी अपनी जिंदगी में राख की रस्सी नहीं देखी। तो उसने कहा कि राख की रस्सी ये बनाएगी कैसे? तो उसने उसकी शर्त को मंजूर कर ली, जब ये बना ही नहीं पाएगी तो पापा पहन ही नहीं पाएंगे। अब उसने अगले दिन लड़की ने 9 हाथ की लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर पे, ऐसे पत्थर लिया और उस पत्थर पे उसने उस रस्सी को फैला दी, और फैलाने के बाद उस रस्सी को जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। जैसे अपन कोई भी चीज, अपन जैसे कागज जला तो कागज का वो बच जाता है, राख बच जाती है, ऐसे उसने जो राख की वो रस्सी को जलाया ना, तो रस्सी की राख उसी आकार की बन गई। अब उसने कहा कि इसको मैं कैसे उठाऊं, तो उसने वो जो सिल पे बिछाई थी ना वो रस्सी, वो सिल के समेत लोनपेगार के पास उस रस्सी को ले गई, राजा जी के पास, और उनसे ये कहा राजा जी से कि अब इस राख की रस्सी को आप पहन लो। राजा जी बड़े देख के तो चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, अपन राख को ऐसे छुओ तो कैसी रहती है, राख फैल जाती है ना। तो राजा जी कहने लगे कि अरे राख की रस्सी को पहनना तो बहुत दूर की बात है, इसको तो मैं उठा भी नहीं सकता, तो पहनूंगा कैसे? हाथ लगाने से ये टूट जाएगी, सब फैल जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। उन्होंने कहा अरे ये तो मेरी भी गुरु निकली, मैं तो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, बहुत शातिर समझता था, ये तो मेरी भी गुरु निकली। तो उन्होंने कहा कि मेरी तो सारी समझदारी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। उन्होंने बिना वक्त गवाए, जो राजा जी थे लोनपोगार, उन्होंने अपनी बेटी की शादी का प्रस्ताव उस लड़की से रख दिया कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। उन्हें मालूम था मेरा बेटा तो बड़ा भोला भाला सीधा साधा, ये क्या करेगा, लेकिन हाँ अगर इसकी जिंदगी में ये लड़की आ गई तो ये किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं होगा, कोई इसको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई इसको सताएगा नहीं। ये सोच के उन्होंने उससे लड़की से कहा कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, और लड़की ने भी मान ली बात, और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। दोनों की शादी हो गई। पता है आप लोगों को, दोनों ने अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारी। अब आप लोगों को पता है, ये वाले तो रीडिंग अपन ने कर ली, समझ में भी आ गई होगी आप लोगों को, राख की रस्सी। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। सारे बच्चों को पता है क्वेश्चन आंसर कैसे करने पड़ते हैं, सबको पता है ना। पूरा पहले चैप्टर लिखना है, चैप्टर का नाम लिखना है, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन आंसर उतारने हैं। आप लोग समझदार हैं, सारे बच्चे 5th क्लास में आ गए हैं, आप लोगों को सब मैम लोगों ने सिखाया किस तरीके से करते हैं। तो आप लोग पार्ट 1 डालेंगे, डेट डालेंगे, और क्वेश्चन आंसर ये प्रश्न अभ्यास लिख के प्रश्न नंबर 1 उतारेंगे। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। जो राजा जी थे लोनफोगार, वो अपने बेटे के बहुत बहुत ज्यादा भोले थे, बच्चा बहुत भोला था, तो बहुत परेशान रहते थे कि क्या करेगा ये, क्या नहीं करेगा। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर क, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे? सोचो सोचो।
है ना। जैसे आज आप लोग छोटे हैं, जैसे आप लोग पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अरे तुम पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, तुम अभी इतना सब चीज याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पास हो पाओगे, ऐसे सब चीज सोचते हैं, परेशान होते हैं ना। तो ऐसे उनके पापा सोच रहे थे बच्चे के बारे में, सोच रहे थे कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, कहीं वो उसका अत्यधिक भोलापन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो ना दे, वह अपना जीवन कैसे गुजारेगा, कहीं कोई लड़की उससे शादी करने को तैयार न हुई तो। ये सब बातें किसके दिमाग में आ रही थी, उसके पापा के दिमाग में आई। तो आप सब आंसर ऐसे लिखना जैसे हमने आपको आंसर शीट दी है, बस ऐसे ही उतारना, अलग से अपने मन से कुछ मत लिखना। हाँ, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो हम क्या उपाय करते हैं, जो होते तो करते हम उपाय, देखो क्या करते। मैं रोज उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाती। एक जैसे कोई लड़की बता रही है, आप लोगों को क्लासों में से भी हम पूछते तो कोई ऐसा वैसा जवाब देते ना, मैं पढ़ाती लिखाती, उससे सवाल जवाब करती, उसकी परीक्षा लेती, शहर की तरफ ले जाती, इस टाइप से ये तरह तरह के आंसर निकल के आते। आते कि नहीं आते। हम्म। अब प्रश्न नंबर 1, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, किया था ना। अपन ने रीडिंग की थी बुक में, अभी तो अपन ने पढ़ा था ना कि उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब उसका क्वेश्चन नंबर का है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। उत्तर लिखेंगे आप लोग, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। बहुत से लोगों की सोच होती है ना, जैसे गांव वाले लोग अपने बच्चों को शहर की तरफ भेजते हैं, उन्हें मालूम है कि गांव वाले लोग सीधे होते हैं और शहर के लोग चालाक होते हैं, चालाक होते हैं। तो देखा ना आप लोगों ने, बहुत से आज भी अपने यहाँ ऐसा होता है कि गांव के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। उसी तरीके से मंत्री ने भी अपने बच्चे को कहाँ भेजा था, शहर भेजा, ताकि वो दुनियादारी को समझ सके। 6 नंबर का क्वेश्चन, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। नंबर उसका उत्तर लिखेंगे, भेड़ के साथ भेजा था ना, तो शहर के लोग ज्यादा होशियार होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में भेजा। आपको पता है ना, जैसे आज आप हैं और अगर हमने ना बहुत सब बच्चे अगर जैसे ये देखा ना, अपने इंटेलिजेंट बच्चे के पास बैठता तो वो अच्छी बातें सीखता है, उसके अंदर ही पढ़ाई की हो। तो इसी तरीके से अगर उन्होंने क्या सोचा कि मेरा बच्चा शहर में जाएगा, शहर के साथ लोगों के साथ में रहेगा, तो क्या थोड़ा सा तेज हो जाएगा, चालाक बन जाएगा। प्रश्न नंबर 2, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। आप लोगों ने गेहूं तो ऐसे निकले हुए देखे, लेकिन जब जो गेहूं की बाली आती है ना, गेहूं से निकलता है, उसके अंदर होता है, उसी में जो गेहूं निकल नहीं पाता, कर्रा कर्रा से टाइट टाइट से रहता है, वो होता है जो गेहूं का ही एक दूसरा रूप होता है वो। तो आप अनाज के नाम लिखेंगे, गेहूं, जौ, मक्का, धान, बाजरा, ज्वार टाइप से। बहुत है, चना, ढेर सी चीजें ऐसी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बस बहुत इतनी लिखना आपको। गेहूं और जो अनाज होते हैं, और ये तीनों शब्द संख्या है, संज्ञा। गेहूं और जो अलग अलग किसके अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक वाचक। तो देखो ऐसा ना कि किसी का नाम भी होता है, रिमझिम नाम है, मतलब वो व्यक्ति के, जैसे कोई बच्ची का नाम रिमझिम है, तो वो रिमझिम में पर्टिकुलर किसके लिए बोल रहे हैं, हम एक व्यक्ति के लिए। लेकिन अब तो ये बुक है, नॉन लिविंग थिंग है ना, तो इसको जातिवाचक, मतलब एक बुक के बारे में बता रहे हैं, हम नाम रख दिया उसका, पाठ्य पुस्तक का कौन सा, रिमझिम, इसी तरीके से बता रहे हैं। अब नीचे आप लोगों को है ना एक वो दिए संज्ञा, कि आप इसको ना अलग अलग करके कैसे बताएंगे, जैसे ले, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, शहर और वेशभूषा। ये आपको संज्ञाएं दी हैं। इसको आपको है ना व्यक्तिवाचक और संज्ञावाचक में इनको
सबको एक दूसरे में वो जातिवाचक में आप लोगों को इनको ट्रांसफर करना है। जैसे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक इसमें कौन कौन सी हो जाएगी? ले, शेरवानी, तांबा और खिचड़ी। और जातिवाचक हो गई आपकी धातु, भोजन, शहर और वेशभूषा। सब लोग बड़े अच्छे से लिखेंगे। हाँ, आप 5th क्लास में आ गए, अब जल्दबाजी नहीं होगी, घर में सुकून से बैठ के काम करना। ऐसा नहीं स्कूल में बैठ के फटाफट करते थे, वो काम नहीं है अब क्वेश्चन था, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोचकर लिखना है। आप लोग अपने आप लिखो क्या है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप खुद बता सकते हैं। अब शहर है, शहर में जरूर नहीं है हमने कोलकाता, पटना, चेन्नई लिखा, तो आप तो अपने ग्वालियर का नाम भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। शहर तो बहुत है अपने, ग्वालियर, डबरा, शहर आपकी वो हो गई, सब जगह की तो नाम है ना। तो अब दूसरा है वेशभूषा, कमीज, टाई, सलवार, पैंट, कोट, ये सब क्या आएंगे? वेशभूषा में आ गए। धातु, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सभी क्या है? धातु है। लेकिन अपन से उन्होंने कहा 3 लिखो, तो 3 लिख रहे भैया अपन, है ना। भोजन, अब भोजन में तो पूछना ही मत, इतने नाम गिना दोगे भोजन में, दाल, चावल, रोटी, बस ये 3 ही लिखना, आगे मत बढ़ जाना। तुम शेर में सवा शेर। प्रश्न नंबर दूसरा, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। क्या मंत्री को सचमुच में यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उन्होंने क्या कहा था कि जाओ, इनको मारना मत, इनको बेचना मत, लेकिन 100 बोरे जौ के साथ में लेके आना और ये भेड़ों को भी जिंदा वापस लाना। तो उन्होंने क्या कहा था? उन भेड़ों के बाल उतार कर बेच दिए थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि वो मंत्री जी को वो पसंद आया था कि नहीं, अपना उत्तर बताओ। उत्तर लिखेंगे आप, मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उनके बेटे का कोई योगदान नहीं था। हाँ, इसलिए उसने अपनी खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उन्हें शहर भेज दिया, ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और मौका मिले, अवसर मिले। जैसे आप लोगों के 3 टर्म के एग्जाम होते हैं, पता है ना, टर्मिनल, हाफ ईयरली, एनुअल। टर्मिनल में थोड़ा सा नंबर कमाए तो सोचते चलो आगे बढ़ जाओ, हाफ ईयरली में अच्छे नंबर लेके आना, कहते हैं ना हम लोग आप लोगों से। ऐसे ही उनके पापा ने उससे कहा कि खुश नहीं हुए वो कि है ना बेच के आ गया, लेकिन अंदर से तो खुश थे, लेकिन वो इसलिए नहीं थे कि उसका योगदान नहीं था, अपने मन से तो उसने कुछ किया नहीं था, वो लड़की ने बता दिया था तो उसने कर लिया था। सींग और जो, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच दिए। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों को क्या किया होगा? अपनी सोच के बताओ। अपन ने तो उतारे उनके बाल, फटाफट काटे और बेच दिया, लेकिन जिन्होंने खरीदा उन्होंने उसका क्या किया होगा? ये आप सोच सकते हो। हमने आपको बताया था ना कि भेड़ के बालों से क्या बनाई जाती है? ऊन बनाई जाती है। अब ऊन से खाली स्वेटर ही थोड़ा ना बनते हैं, ऊन से तो बहुत सी चीजें बनती है, गरम गरम कपड़े बनते हैं, शॉल बनती है, बढ़िया से कोट बनते हैं, धागे बनते हैं अच्छे अच्छे। और भेड़ों के सींगों से सजावट का सामान बनता है, बहुत महंगा बिकता है। आई बात समझ में? अब आ जाओ आप अलग क्वेश्चन पे। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से कह सकते हो? चैन से जिंदगी चल रही थी, इसको एक तरीके से, दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। एक अर्थ ये भी हो सकता है, 2 सेंटेंस बन गए। दूसरा है, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। जैसे हम लोग आपसे कहते हैं ना, कोई डफर बच्चा होता है उससे कहते हैं होशियार तो छू के भी नहीं गुजरी इससे, वो यही है वाला सेंटेंस। तो इसका अर्थ क्या होता है पता? वह बिल्कुल होशियार नहीं था। सोच लो किस किस से कहा होगा मैम ने ऐसा। हम्म। अब तीसरा नंबर का है ग, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। जैसे बच्चे क्वेश्चन करते तो टीचर फटाफट हल निकाल देती ना,
तो इसका एक दूसरा सेंटेंस क्या बन सकता है कि मैं इसका उपाय बताती हूँ। चौथा, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। किसकी? मंत्री जी की, जो क्या नाम था उनका, लोनपोगार जी, उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। किसके सामने? उस लड़की के सामने। तो इसका अर्थ होगा उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। प्रश्न नंबर दूसरा, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था। इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो या सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ है, मतलब अच्छे अर्थ के लिए होता है। होशियार, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे से कि बड़े होशियार है, यार ये तो बच्चा बहुत होशियार है, जल्दी जल्दी काम कर लेता है। इसका मतलब होता है समझदार। और चालाक शब्द किसके लिए होता है? मतलब सकारात्मक का मतलब पॉजिटिव, और चालाक होता है एक निगेटिव, मतलब नकारात्मक। मतलब चालाक कैसे होते हैं ना, जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, दूसरों का नहीं। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं ना, खुद याद कर लेंगे और दूसरों को याद नहीं करने देंगे, तो चालाकी हो गई है। खुद ने तो याद कर लिया लेकिन दूसरे को याद नहीं करने दे रहे, तो ये चालाक। चालाक शब्द का प्रयोग नकारात्मक है, जिसका अर्थ होता है खराब या बुरे, तो बुरे अर्थ में होता है। और इसका मतलब क्या होता है? चतुर। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है, इसका मतलब यह नहीं कि वो मूर्ख है। वह जानकर और पढ़ा लिखा किंतु हृदय से सीधा हो सकता है। और बुद्धू शब्द का अर्थ मूर्ख या बेवकूफ। बोलते ना, बुद्धू हो तुम तो, बिल्कुल बुद्धू कहेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, घर में मम्मी बोलती होंगी बड़ा मूर्ख है, उसी टाइप का ये बोलिए बेटा। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, क्यों? ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे, लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उसे अपने बेटे की बहू बना दिया, उन्होंने अपने बेटे की उससे शादी कर दी। ये आपका हो गया पार्ट 1। सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। आपके पास में आंसर शीट ये पहुंचेगी, आप लोग इसको देख के नीट एंड क्लीन साफ सुंदर राइटिंग में लिखना है सब लोगों को। डेट डालना है, पार्ट डालना है, पार्ट का नाम डालना है, और नाम डाल के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करना है। ओके बेटा, अब हम नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू।